नमस्कार दोस्तों, साक्षी एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों की दुआओं से हम भी एकदम स्वस्थ हैं। आज से आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रस्तावना को। हम जानेंगे क्या है प्रस्तावना, क्यों प्रस्तावना को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, क्या इसके लक्ष्य हैं और क्या क्या प्रस्तावना में है। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है। तो जो हमारी प्रस्तावना शुरू होती है वो होती है हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोगों से शुरू होकर आगे चलती है और ख़त्म होती है जो अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यहाँ आपकी प्रस्तावना समाप्त होती है। तो हमारी प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड हैं, क्या क्या है, उन सभी को इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझाने में सफल रहें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना में संविधान के स्रोत क्या हैं, मतलब संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। तो प्रस्तावना जो हमारी शुरू होती है हम भारत के लोगों से, वहीं से हमारी प्रस्तावना को या हमारे संविधान को शक्ति मिलती है। तो संविधान के स्रोत क्या हैं? इधर संविधान के स्रोत हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। इसके अलावा हम चर्चा करें कि हमारे राज्य का या हमारे देश का स्वरूप क्या है। इस प्रस्तावना में ऐसा क्या क्या शामिल किया गया है, उन्हें हम देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे हम संप्रभु, क्या संप्रभु भी बोल देते हैं। दूसरा हमारा शब्द है समाजवादी। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। तीसरा जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। और चौथा जो शब्द है ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र। और पांचवा जो शब्द है राज्य के स्वरूप में वो है हमारा गणतंत्र। तो इधर हमने संविधान के स्रोत में क्या लिखा, हम भारत के लोग। राज्य के स्वरूप में हमने 5 वर्णों को देखा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना में शासन व्यवस्था, मतलब हमारे देश की जो सरकार होगी उसके लक्ष्य क्या हैं, हमारे देश के नागरिकों के लिए कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो हम देखते हैं लक्ष्यों में पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, नेक्स्ट है समता और चौथा है हमारा बंधुत्व। क्या है? बंधुत्व। ये 4 प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका
अधिनियमन, संविधान का अधिनियमन। अधिनियमन का मतलब है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ। तो हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। दोस्तों प्रस्तावना में जितने ही वर्ड हैं वो सभी हमने लिख दिए हैं। अब इनको एक एक करके हमें समझना है कि कौन सा वर्ड किस तरफ या किस ओर इंगित कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में सबसे पहले हमने देखा कि संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। मतलब हमारे देश का जो संविधान है उसे शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से। तो संविधान का स्रोत क्या हो गया? हम भारत के लोग या भारत की जनता, जो हमारे देश के संविधान को क्या बनाती है? सर्वोच्च बनाती है। अब जब जनता संविधान को सर्वोच्च बनाती है तो संविधान सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि इस संविधान के लिए जनता की भी जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि यदि जनता नहीं होगी तो किसके लिए हम कानून बनाएंगे, किसके लिए हम कार्य करेंगे? तो इधर हम देखते हैं, हमने क्या देखा कि संविधान के स्रोत क्या हैं। इसमें हमने देखा कि संविधान के स्रोत हैं हम भारत के लोग। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि संविधान के स्रोत क्या हैं, तो आपको एकदम एक शब्द में उत्तर दे देना है कि हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा तत्व है वो है राज्य का स्वरूप। मतलब हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा, क्या क्या शब्द इसमें आएंगे। तो राज्य के स्वरूप में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पर। अब दोस्तों इसको देखिए आप और देख करके ही समझ जाएंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड जोड़ा ही क्यों गया। इसको देखकर ही हमें पता चलता है कि इससे पहले हमारा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसीलिए हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे उन्होंने सबसे पहले कौन सा वर्ड रखा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। शॉर्ट में कभी कभी संप्रभु भी लोग बोल देते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलें या संप्रभु बोलें, दोनों एक ही बात है। तो इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है ऐसा देश जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है। कैसा देश? जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु। दोस्तों हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश कैसा था? अंग्रेजों का गुलाम था। हमारा देश संप्रभु नहीं था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। तो हमने इसके बारे में चर्चा की। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें हमने बताया कि वह देश या ऐसा देश जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है। आंतरिक का मतलब है कि अपने देश के अंदर किस प्रकार के निर्णय लिए जाएं, कहाँ हमें कौन सा काम करना है, कहाँ नहीं करना है। बाह्य का मतलब है विदेश नीति से, किस देश से हमें कैसे संबंध रखना है, मैत्रिक संबंध रखना है, व्यापार करना है कि नहीं करना है, ये सभी हमारे बाह्य नीतियों में आ जाएंगे। तो हमारे बाह्य नीतियों में आ जाएंगे। तो हमने देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा वर्ड है हमारा समाजवादी। समाजवादी एक बहुत बड़ा वर्ड है, विशाल वर्ड है, या फिर हम बोलें कि वैश्विक स्तर पर एक समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। तो हमें उस समाजवादी अर्थव्यवस्था को नहीं देखना है, हमें संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि समाजवादी का अर्थ क्या है।
समाजवादी का अर्थ ये है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी कि हमारे देश की जो सरकार होगी उस सरकार के पास क्या होगा, जो सभी स्वामित्व होंगे या उत्पादन के साधन होंगे या उद्योग होंगे, फैक्ट्रियां होंगी, सभी पर किसकी सत्ता होगी या किसकी प्रभुसत्ता होगी, सरकार की प्रभुसत्ता होगी। या फिर एक परिभाषा के रूप में हम देखें कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाए। जो उत्पादन के साधन जो हमने अभी आप लोगों को बताया कि उद्योग, फैक्ट्रियां, जहां पर नया प्रोडक्ट बनता होगा उन पर किसका स्वामित्व होना चाहिए, सरकार का स्वामित्व होना चाहिए। ये हमारा समाजवाद वर्ड इंगित करता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस समाजवाद वर्ड को हमारे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो हमारे मूल संविधान में ये शब्द शामिल नहीं था। इसे कब जोड़ा गया, इसे 42वें संविधान संशोधन, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है समाजवाद। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाए। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा इसमें व्यक्ति विशेष पर ध्यान ना दे करके पूरी समाज के बारे में सोचा जाता है, पूरी समाज के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि यदि हमारे देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू होती तो क्या होता। यदि हमारे देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती तो क्या होता। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जो हमारी डेयरी हैं वो कैसी होती, उनका स्वामित्व तो सरकार के पास होता और जो हमें दुग्ध की ज़रूरत पड़ती है वो सरकार प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उन्हें क्या करता, प्रदान करता। कहने का मतलब है कि इधर देखते हैं हमारी सरकार के पास कितना दूध है, 50 लीटर दूध है, 50 लीटर दूध है। इस 50 लीटर दूध को सरकार प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक नागरिक को एक एक करके, कहने का मतलब है प्रत्येक नागरिक को 1 लीटर, दूसरे नागरिक को भी 1 लीटर, एक एक करके उसका वितरण करेगी, मतलब समान वितरण करेगी। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये नहीं होगा कि हमारा कौन सा आदमी अमीर है, कौन सा व्यक्ति गरीब है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत, यदि हम बोलें कि भारतीय नागरिकों को पसंद आई और इसमें बहुत अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। इसमें जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनकी पूंजी बढ़ती जा रही है और जो गरीब हैं, निर्धन हैं, उनकी जो पूंजी है उनके पास वैसे ही कुछ नहीं था तो वो निर्धनता की ओर जा रहे हैं। तो हमने देखा इधर सरकार ने क्या किया कि जो भी आपके पास उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को हमने एक एक करके धीरे धीरे करके प्रत्येक व्यक्ति में बांटा। इधर ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, हम सभी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तीसरा वर्ड है हमारा पंथ निरपेक्ष। तीसरा वर्ड है हमारा पंथ निरपेक्ष। कभी कभी आप लोगों को एक शब्द और मिल जाता होगा, धर्म निरपेक्ष। कौन सा? पंथ निरपेक्ष, या फिर मिल जाता होगा आपको धर्म निरपेक्ष। दोस्तों पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि हमारे भारत का एक निश्चित कोई भी धर्म नहीं है। हमारे भारत का निश्चित कोई भी एक धर्म नहीं है।
कानून की नज़रों में सभी धर्म कैसे हैं? एक समान हैं। कानून की नज़रों में सभी धर्म एक समान है। जो हमारी सरकार है या हमारा जो संविधान है वो किसी भी धर्म को ना तो आगे ले जाने की बात करता है ना तो पीछे ले जाने की बात करता है। कहने का मतलब है, पंथ निरपेक्ष का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे भारत देश का कोई एक निश्चित धर्म नहीं है, कोई एक निश्चित धर्म नहीं है। अब हमने आप लोगों को बताया कि कोई एक निश्चित धर्म नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश नास्तिक है? कदापि नहीं। पंथ निरपेक्ष वर्ड में ये बताया गया है कि हमारे भारत में विभिन्न धर्मों संस्कृतियों के लोग रहते हैं। किसी के धर्म को, किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे, इसीलिए हमारे संविधान के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि हमारे भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा। कानून की नज़रों में सभी धर्म कैसे होंगे? एक समान होंगे। जिसको जो भी धर्म प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, उसको आप मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है इसके अनुसार हमारे भारत का कोई भी एक निश्चित धर्म नहीं है। कानून की नज़रों में या संविधान की दृष्टि से देखें तो हमारे देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं और विविध प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। तो जिसे जो भी धर्म प्रिय लगता है आप उस धर्म को मान सकते हैं। हल्की सी चर्चा अपन इसको भी देखें कि हमने लिखा पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, तो दोनों समथिंग समथिंग वर्ड एक ही हैं। जो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है वो ही धर्म निरपेक्ष का अर्थ है। हल्का सा अंतर ये हो जाता है कि जो हमारा पंथ निरपेक्ष वर्ड है वो व्यापक है, विस्तृत है, और जो हमारा धर्म निरपेक्ष है ये संकीर्ण विचारधारा का है। यही इन दोनों शब्दों में अंतर है। तो आपको कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, यही देखना है कि पंथ निरपेक्ष जो है वही धर्म निरपेक्ष है। नेक्स्ट आगे चलें। लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र में सबसे फेमस एक स्टेटमेंट है जो है हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। उन्होंने लोकतंत्र की सरल शब्दों में परिभाषा दी है, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। क्या? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के शब्दों में हम बात करें लोकतंत्र क्या है, तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। और यदि हम इस लोकतंत्र के अर्थ की बात करें तो डायरेक्ट या सीधा सीधा इसका अर्थ है कि जनता का शासन या हमारा शासन। ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वर्ड पर बात करते हैं। दोस्तों कभी कभी हमें इस लोकतंत्र वर्ड में जनतंत्र भी मिल जाता है। तो लोकतंत्र और जनतंत्र एक दूसरे के समानार्थी ही हैं, कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट हम चर्चा करें गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ है कि हमारे देश का जो राष्ट्र प्रमुख होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा या फिर जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा वो एक निश्चित समयावधि के लिए चुना जाएगा, चाहे प्रत्यक्ष रीति से चुना जाए चाहे अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाए, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होगा। क्या बताया हमने गणतंत्र में कि हमारे देश का जो मुखिया होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाएगा और वो चाहे प्रत्यक्ष चुना जाए चाहे अप्रत्यक्ष रीति से, लेकिन वंशानुगत नहीं होगा। इसका एक अपोजिट वर्ड मिलता है आपको गणतंत्र का, मिलता है क्या? राजतंत्र। तो राजतंत्र में जस्ट अपोजिट है गणतंत्र के। गणतंत्र में बताया गया है कि हमारे देश का मुखिया वंशानुगत नहीं होगा, जबकि राजतंत्र में क्या बताया गया है कि जो हमारे देश का मुखिया होगा वो कैसा होगा? वंशानुगत होगा। दोस्तों
एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने संविधान के स्रोत में देखा हम भारत के लोग, जिसका अर्थ है कि हम भारत के लोग मतलब हमारी जो शक्ति है या हमारी जो जनता है वो संविधान को क्या बनाती है, सर्वोच्च बनाती है। दूसरा वर्ड हमने देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसमें हमने देखा ऐसा देश जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है। तीसरा वर्ड देखा हमने समाजवादी। इसमें देखा ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाए। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा पंथ निरपेक्ष। इसमें हमने देखा कि हमारे भारत का कोई एक धर्म नहीं है, कानून की दृष्टि में सभी धर्म एक समान हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखा हमने लोकतंत्र। लोकतंत्र हमने देखा कि जनता का शासन। इसमें एक स्टेटमेंट देखा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का, जिसमें हमने देखा कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। इसके बाद हमने नेक्स्ट चर्चा की पांचवा गणतंत्र। इसमें हमने देखा कि हमारे देश का जो मुखिया होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, चाहे प्रत्यक्ष रीति से चुना जाए चाहे अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाएगा, एक निश्चित उसका कार्यकाल होगा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम शासन व्यवस्था के लक्ष्य। शासन व्यवस्था के क्या लक्ष्य रखे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला लक्ष्य है न्याय। तो हमारी प्रस्तावना में टोटल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहने का मतलब है कि हमारे संविधान विशेषज्ञों को पता था कि हमारी देश की जनता के साथ ये सब चीज़ें अभी नहीं हैं और हमें इनकी आगे चल कर के ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए उन्होंने इन शब्दों को जोड़ा। आइए हम देखें क्या है सामाजिक, क्या है आर्थिक और क्या है राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि हमारी समाज में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं या फिर जाति व्यवस्था विद्यमान है, उन सबको एक करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए सामाजिक न्याय वर्ड जोड़ा गया कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो कि ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है। तो इन सब विभेदों को मिटाने के लिए कौन सा शब्द जोड़ा गया? सामाजिक न्याय। अब दूसरा वर्ड है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि हमारी समाज में आर्थिक आधार पर जो कुरीतियाँ फैली हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि हमारी समाज में जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसकी ज़्यादा इज्जत है, जिसके पास कम पैसा है उसकी इज्जत भी कम है। मतलब हमारी समाज में व्यक्ति को पैसे के आधार पर देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना आर्थिक रूप से मजबूत है और उसकी स्थिति क्या है। तो इन सब कुरीतियों को मिटाने के लिए सरकार ने आर्थिक न्याय भी जोड़ा। और तीसरा वर्ड है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हमारे संविधान ने हमारे भारत के सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया है। इसमें राजनीतिक न्याय में आप लोगों ने देखा होगा कि 18 वर्ष से अधिक या 18+ जो नागरिक हैं सभी लोगों के लिए वोट डालने का अधिकार है, सभी लोगों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है। मतलब संवैधानिक रूप से किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा राजनीतिक हो गया। नेक्स्ट हम बात करें स्वतंत्रता। तो हमारी प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दोस्तों आपको ये स्वतंत्रताएं मौलिक अधिकारों में आगे देखने को मिलेंगी। हल्की सी हम चर्चा इधर करेंगे कि क्या है विचार। विचार का मतलब है कि हमारे दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में क्या कल्पना होती है, क्या हम सोच सकते हैं, वो हमारे हो गए विचार। अभिव्यक्ति का मतलब है कि आपको जो बोलने की स्वतंत्रता है उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद आता है तीसरा विश्वास। तो हमारा हो गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, फिर इसके बाद धर्म।
हमारे देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, चाहे आप हिंदू धर्म को मानो, चाहे इस्लाम धर्म को मानो, सिख को मानो, ईसाई को मानो या फिर किसी अन्य धर्म को मानो, कोई भी आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। उपासना का अर्थ है पूजा अर्चना। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, उस धर्म से संबंधित आप पूजा कर सकते हो। धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं हमारी प्रस्तावना में। इसके बाद हम देखें समता। कहीं कहीं आपको वर्ड मिल जाएगा समानता। क्या? समानता। इस समता या समानता का अर्थ है कि कानून की नज़रों में या संविधान की नज़रों में सभी लोग एक समान हैं। सभी लोग एक समान हैं। कोई भी ना अमीर वर्ग का है, ना गरीब वर्ग का है, ना किसी जाति का है, ना किसी वर्ण का है। मतलब संवैधानिक दृष्टि से सभी के साथ समान भेदभाव, समान आचरण किया जाएगा, समान माना जाएगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा हो गया समता या समानता में। और ये आपका आर्टिकल 14 मौलिक अधिकारों में विस्तृत है, तो उसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है कि हमारे भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, भौगोलिक रूप से बटे भारत, अनेक भाषाओं के व्यक्ति निवास करते हैं। उन सभी व्यक्तियों के बीच में भाईचारे की भावना बनाए रखने के लिए उनके दिमाग में ये ना आए कि यहाँ हिंदी भाषी लोग अधिकतम हैं, यहाँ तमिल भाषा को बोलने वाले लोग अधिकतम हैं, तो सभी को समेटे रखने के लिए, सभी के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए, जैसे हम बीच में बोल देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो सभी लोगों को एकत्रित करने के लिए, समेट कर रखने के लिए हमारे संविधान विशेषज्ञों ने इस बंधुत्व वर्ड को यहाँ रखा है कि हमारा भारत क्या है, एक है, इसीलिए इस बंधुत्व वर्ड को रखा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करें संविधान का अधिनियमन। तो हमारा संविधान अधिनियमन का मतलब है कि कब लागू हुआ। तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुआ था, तब केवल और केवल 15 आर्टिकल लागू किए गए थे। अब आप लोगों के दिमाग में विचार आता होगा कि केवल 15 ही क्यों, पूरा संविधान लागू क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, पहले कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा, या प्रमुख रूप से हम नाम लें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये शपथ ली गई थी कि प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसी तारीख को याद रखने के लिए हमारे संविधान विशेषज्ञों ने कहा कि 15 आर्टिकल्स अभी लागू कर दो, 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 से हमारा पूरा संविधान लागू हो गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज हमने जो भी पढ़ाया है वो सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।